हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलो, कॉन्सेप्ट बोलो कैश फ्लो का। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अधिकतर ये जो पॉइंट्स हैं आप लोगों को 1 नंबर या फिर 3 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर या फिर 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास बोर्ड में, उसमें पूछने के चांसेस रहते हैं। मेन कॉन्सेप्ट यानी मेन क्वेश्चंस तो हमने कर ही लिए हैं कैश फ्लो के, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे 1 मार्कर में या फिर जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है उसके अंदर पूछते हैं। तो सबसे पहली बात आप लोगों को यहाँ पे बतानी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी होती है। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगा, ठीक है, उसमें आपको बताना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या नहीं है। लेकिन एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी बतानी तो है, लेकिन वो बतानी है अगर हमारे पास फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो, और अगर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो। समझ में आई बात बेटा? बात क्लियर? फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो उस फाइनेंशियल एंटरप्राइज के अंदर जो मैं आपसे पॉइंट पूछूंगा, क्या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है या नहीं आता, या फिर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज में क्या वो ऑपरेटिंग में आता है या नहीं आता। क्लियर? तो पहला पॉइंट है हमारे पास, परचेज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी। परचेज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी। हाँ जी, बताओ बेटा, परचेज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी, क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है फाइनेंशियल के लिए या नहीं है? हाँ जी, फाइनेंशियल के लिए। पहली बात तो फाइनेंशियल एंटरप्राइज कौन से होते हैं ये भी तो पता होना चाहिए, जिनका मेन बिजनेस क्या होता है, लोन देना और पैसा इन्वेस्टमेंट कहीं से लेना, पैसा लेना और पैसा देना का उनका यहाँ पे क्या होता है, मेन काम होता है। बात समझ में आई बेटा? पैसा बोरो करेंगे और उसको फिर आगे कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। बात क्लियर? उनका मेन काम ही इस चीज का है, उनका बिजनेस का ऑपरेशन यही होता है। क्लियर? तो बताओ, परचेज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी, हाँ जी, क्या ये फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए ऑपरेटिंग है या नहीं है? बिल्कुल है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी भाई? ये इन्वेस्टमेंट का काम है ना इनका। मैंने बताया भी फाइनेंशियल एंटरप्राइज का मेन काम क्या होता है, पैसा उधार पे लेना और पैसा उधार पे देना। ठीक है, जो इंटरेस्ट है उससे वो कमाते हैं पैसा। बात क्लियर? तो जो अगर वो पैसा बोरो करते हैं या फिर पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं, ये दोनों ही इनके लिए क्या हो गई? हाँ जी, ऑपरेटिंग हो गई। क्या हुआ बेटा? ऑपरेटिंग। बट नॉन फाइनेंशियल के लिए अगर वो पैसा बोरो करते हैं कहीं से तो फाइनेंशियल है उनके लिए, और अगर पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या है? इन्वेस्टिंग है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्की बात? बट नॉन फाइनेंशियल क्या है बेटा? नॉन फाइनेंशियल के लिए क्या है बताओ? नॉन फाइनेंशियल के लिए क्या ये ऑपरेटिंग है या नहीं है? हाँ जी, परचेज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी, ये क्या है इनके लिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्या है बेटा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ में आई बात? सेकंड पॉइंट, ब्रोकरेज पेड फॉर द अबव परचेज। ब्रोकरेज पेड फॉर द अबव परचेज, जो उन्होंने सिक्योरिटी परचेज करी है
यानी कि शेयर्स परचेस करें दूसरी कंपनी के, उस पर उन्होंने ब्रोकरेज भी पे करी है। क्या पे करी है? ब्रोकरेज। तो क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या नहीं है? बिल्कुल है भाई। क्या है इनके लिए ये? क्या सिंपल सी बात है ना। आप सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने गुड्स परचेस करे, क्या ये मेरी ऑपरेटिंग है? हाँ जी, मैंने गुड्स परचेस करे, क्या मेरा वो ऑपरेटिंग है कि नहीं है? बिल्कुल ऑपरेटिंग है यार। और गुड्स परचेस करते टाइम मैंने कैरेज भी पे करा है, भाड़ा, क्या वो मेरा ऑपरेटिंग है? बिल्कुल ऑपरेटिंग है। समझ में आई बात? ऐसी फाइनेंशियल एंटरप्राइज जिनका मेन काम ही पैसा लेना और पैसा देना है, बोरो करना, इन्वेस्ट करना उनका मेन काम है। तो अगर वो पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हैं, और सिक्योरिटीज परचेज करने के लिए अगर उनको ब्रोकरेज पे करनी पड़ रही है, तो वो क्या होगा उनके लिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा ना। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है पॉइंट? नॉन फाइनेंशियल के लिए क्या है बेटा? ये इन्वेस्टिंग। क्या है बेटा? इन्वेस्टिंग। सिंपल सी बात है, याद है आपको? हमने एक एसेट खरीदा, क्या खरीदा हमने? एक मशीन खरीदी। क्या खरीदी बेटा? मशीन। उस पर हमने इंस्टॉलेशन पे करा, तो वो इंस्टॉलेशन जो है वो मशीन के अंदर ऐड होता है ना। ऐसे हम लोगों ने पहले देखते थे, ऐसे एक सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है या फिर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है। क्या है बेटा? एक नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज जिनका मेन काम पैसा लेना देना नहीं होता, कुछ और होता है, किसी और चीज़ से काम कर रहे हैं, वो नॉन फाइनेंशियल है। तो अगर उन्होंने कहीं पे भी कोई भी सिक्योरिटी परचेज करी है, 1 लाख की परचेज करी सिक्योरिटी, वो परचेज करने के लिए उनको 5,000 का ब्रोकरेज देना पड़ रहा है, तो उनकी इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की होगी? 1,05,000 की। वो 5,000 रुपये उनका क्या बन जाएगा? उस एसेट का पार्ट। बात समझे? कैपिटल एक्सपेंडिचर माना गया। क्या माना जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्की बात है? चलिए थर्ड है सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी। सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी, हाँ जी, कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंशियल के लिए। अगर सिक्योरिटी कंपनी बेच रही है ना, यानी शेयर्स बेच रही है, फाइनेंशियल एंटरप्राइज ने जिसके शेयर खरीदे थे वो अब बेच रहे हैं उसके शेयर, तो वो ऑपरेटिंग का पार्ट है, नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट है? मतलब ऑपरेटिंग का है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग? ऑपरेटिंग का ही तो हुआ यार। उनका काम ही क्या है? मेन शेयर्स का खरीदना और बेचना, तो ऑपरेटिंग का पार्ट है। और नॉन फाइनेंशियल के लिए किसका पार्ट है बेटा? इन्वेस्टिंग का पार्ट है। कोई दिक्कत तो नहीं? आज की क्लास में हमें इस तरीके से ही सारे पॉइंट्स करने हैं जो हम लोग मेन क्वेश्चंस के अंदर नहीं देख पाते। क्लियर? पॉइंट नंबर 4, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज। हाँ जी, क्या हुआ ये बताओ? फाइनेंशियल के लिए क्या है बेटा? फाइनेंशियल के लिए ऑपरेटिंग है ना यार, प्रॉफिट माना जाएगा ना इसको। क्या माना जाएगा? प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और नॉन फाइनेंशियल के लिए बेटा क्या है? ये इन्वेस्टिंग की है। नॉन फाइनेंशियल क्या है बेटा? इन्वेस्टिंग। पॉइंट नंबर 5, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, हाँ जी बताओ। कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है बेटा? डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स। फाइनेंशियल के लिए और नॉन फाइनेंशियल के लिए, दोनों के लिए। पहले फाइनेंशियल बताओ। ऑपरेटिंग। क्यों? ये किसके शेयर होल्डर हैं? किसके शेयर होल्डर हैं ये तो फाइनेंशियल एंटरप्राइज की कंपनी के है ना, तो उनके लिए फाइनेंसिंग ही तो हुआ यार। जल्दी बताओ। और नॉन फाइनेंशियल के लिए भी क्या है? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। भाई शेयर होल्डर तो अपने ही होंगे यार, किसी और के शेयर होल्डर तो नहीं है डिविडेंड। समझ में आई बात? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अपने ही शेयर होल्डर को तो डिविडेंड पे करेंगे, तो चाहे फाइनेंशियल है चाहे नॉन फाइनेंशियल है, दोनों के लिए कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? पॉइंट नंबर 6, डिविड इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स।
इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, जो हमने उधार लिया था उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए क्या है ये, मतलब फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए क्या है, फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग। अच्छा कौन कह रहे हैं सर ऑपरेटिंग है, कौन कह रहे हैं सर इन्वेस्टिंग है। अच्छा इन्वेस्टिंग हो सकता है क्या, इन्वेस्टिंग तो हो ही नहीं सकता। कौन कह रहा है सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए बेटा ऑपरेटिंग है, फाइनेंशियल एंटरप्राइज का काम क्या है जल्दी बताओ। पैसा उधार पे लेना और पैसा उधार पे या इन्वेस्ट करना इसको। तो जो उन्होंने पैसा उधार पे लिया है उस पे तो वो इंटरेस्ट पे करेंगे ना यार, नहीं करेंगे बताओ। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए क्या है ये, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन नॉन फाइनेंशियल के क्या है बेटा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। नॉन फाइनेंशियल के क्या है बेटा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। भाई समझ में आ रहा है ना सबको। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1 मार्कर में बहुत बार बोर्ड्स में पूछा जा चुका है, CUET के अंदर पूछा जा चुका है कि एक ट्रांजैक्शन दे दिया आपको, बताओ ये फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए क्या होगा, कौन सी एक्टिविटी होगा। समझे बात। वो फाइनेंसिंग है, लिखा होगा स्पेसिफिकली, ठीक है। 7 भाई लोन एंड एडवांसेस मेड, लोन एंड एडवांसेस मेड, इसका मतलब क्या हुआ, दिया है। लोन एडवांसेस हमने दिए हैं, है ना, क्या हुआ बेटा, फाइनेंशियल के लिए, वेरी गुड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और नॉन फाइनेंशियल के लिए इन्वेस्टिंग, यार फाइनेंसिंग क्यों हुआ, लोन एडवांसेस दे रहे हैं भाई, इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा। देखो पता है ना आप लोगों को लोन एडवांस का मतलब क्या होता है, एसेट, और खाली लोन क्या है, लायबिलिटी। चैप्टर 1 के अंदर डिटेल में हमें पढ़ना ये चीजें। मैंने आप लोग को एक पीडीएफ सेंड करी भी है पीडीएफ सेंड, कौन सी, हेडिंग सब हेडिंग की, ग्रुप में देख लेना एक बारी, ग्रुप में जो भी भेजता उसको डाउनलोड कर लिया करो, है ना। ऐसे नहीं मैसेज आया सर का, तो साइड में करो, किसी और दिल वाला होता तो खोलते, नहीं तो मेरे नाम क्या दिल लगा दो फिर। समझे बात भाई, बात सर में आ रही है। टूटा हुआ दिल यार, टूटा हुआ ही लगा दे, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। चलो आओ आगे देखो, रिसिप्ट ऑफ लोन एंड एडवांसेस मेड, रिसिप्ट ऑफ लोन एंड एडवांसेस मेड, इसका मतलब क्या हुआ, लोन एडवांसेस जो हमने दिए थे वो वापस मिल गए हमें, रिसिप्ट। हाँ जी, फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए क्या है ये, ऑपरेटिंग है ना, और नॉन फाइनेंशियल के लिए इन्वेस्टिंग का है। कोई दिक्कत बेटा, क्लियर है पॉइंट। चलिए अब आपको यहां पर सेकंड जो मैं आपको करा रहा हूं उसमें आपको बताना है कि भैया इनफ्लो है, आउटफ्लो है या फिर नो फ्लो है, ठीक है। कुछ बढ़िया बढ़िया पॉइंट पूछेंगे, आसान आसान तो आपको आते होंगे। चलिए जी, पहला परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। हाँ जी, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्या होगा आपके लिए, इनफ्लो, आउटफ्लो या नो फ्लो, आउटफ्लो। सेकंड भाई पहले वाला आसान था, ठीक है ना, ऐसे होता है ना, सर ने तो मुश्किल बोला था तो आसान से पूछ लिया। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट अगेंस्ट इशू ऑफ शेयर्स, ये बताओ।
नो फ्लो, है ना, हमने शेयर दिए, बदले में हमने कोई एसेट खरीद लिया, नो फ्लो। थर्ड, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हाँ जी, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, नो फ्लो यार, कैश कम हो गया, बैंक बढ़ गया, क्या फर्क पड़ रहा है, तो नो फ्लो। क्लियर। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर, बोनस शेयर हमने इशू करे हैं, हाँ जी, बोनस शेयर पता क्या होता है, पहले बताओ। बोनस शेयर जब हम अपने अपने एम्प्लॉइज को या वर्कर्स को, है ना, बोनस देते हैं, बोनस की जगह, मतलब बोनस कैश की जगह हमने उनको अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए, तो क्या बदले में कुछ पैसे लेंगे उनसे, ठीक है, तो ये भी क्या हुआ बेटा, हमारा नो फ्लो हुआ। अच्छा ये बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी फॉर कैश एट पार, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी फॉर कैश एट पार, मतलब इन्वेस्टमेंट है ना, हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा पार पे, बताओ कौन कह रहा से आउटफ्लो, कोई है, चलो शुक्र है। कौन कह रहा है सर इनफ्लो है, इनफ्लो, बहुत बढ़िया। कौन कह रहा है सर आउट नो फ्लो है, नो फ्लो। चलिए आपको पता है मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होती है, मैंने बताया था, हाँ जी, कैश इक्विवेलेंट नहीं होती क्या, कैश इक्विवेलेंट होती ही नहीं होती। अब एक कैश इक्विवेलेंट आपका खत्म हो गया और एक का आपका कैश इंक्रीज हो गया, ये तो वही पॉइंट हो गया ना, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक या कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो इसका है बेटा ये नो फ्लो है। लेकिन अगर यहां पे लिखा होता सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, तो आपका इनफ्लो होता कितने रुपए का, 10,000 का जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो आपका इनफ्लो होता। बात क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड ₹25,000, हाँ जी, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड ₹25,000। कौन कह रहा है सर इनफ्लो है, इनफ्लो तो होगा ही नहीं ना, पैसा तो आएगा नहीं, या तो जाएगा या नहीं जाएगा, है ना। कौन कह रहा है सर आउटफ्लो है, आउटफ्लो। कौन कह रहा है सर नो फ्लो है, बहुत बढ़िया। आपको याद है मैंने बताया था प्रपोज डिविडेंड के बारे में, क्या बताया था प्रपोज डिविडेंड के बारे में, कि हमने इस साल डिविडेंड डिक्लेयर करा। वो डिक्लेयर कौन करता है, डायरेक्टर्स, बट वो अप्रूव कब होता है, अगले साल की एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में। और कौन वो अप्रूव करता है, शेयर होल्डर्स। तो जो हमने अभी डिविडेंड डिक्लेयर करा है वो हमने पे थोड़ा ना करा है, वो हमारी क्या बन जाएगी, याद है क्या बन जाएगी, का वेरी गुड, कंटिंजेंट लायबिलिटी हो भी सकती है और बात क्लियर। तो ये क्या है बेटा, मेरा नो फ्लो है, क्लियर। चलो 7, राइटिंग ऑफ बैड डेट अगेंस्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट, राइटिंग ऑफ बैड डेट अगेंस्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट, हाँ जी, बैड डेट को राइट ऑफ करा है मैंने, बट कहां से राइट ऑफ करा है,
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स राइट ऑफ करा है। क्या है बेटा ये? नो फ्लो है ना यार, कोई कैश इफेक्ट ही नहीं हो रहा मेरा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब ये वाला बड़ा अच्छा पॉइंट है यार, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। हाँ जी, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम कौन सा होता है? जब साल के बीच में, है ना, कभी भी अगर कंपनी को लग रहा है कि इस साल हमारा बड़ा अच्छा काम चल रहा है ना, और कंपनी चाहती है अपनी गुडविल को रेस करना, रेपुटेशन को अच्छा करना अपनी मार्केट के अंदर, तो कंपनी चाहे तो बीच में डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, उसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। और कंपनी डिक्लेयर करेगी ना तो 7 दिन के अंदर उसको पे भी करना होता है। तो क्या है बेटा ये? आउटफ्लो है। ठीक है, लिख देना ब्रैकेट में, पेड विद इन 7 days। पॉइंट नंबर 9, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट में इंक्रीज हो गया बेटा। बैंक ओवरड्राफ्ट पहले बताओ क्या होता है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग ना। और फाइनेंसिंग की अगर लायबिलिटी हमारी बढ़ जाती है तो क्या है ये? अरे इनफ्लो नहीं होगा क्या? अगर बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि मैंने बैंक से लोन लिया है। ठीक है, डिक्रीज इन कैश क्रेडिट। डिक्रीज इन कैश क्रेडिट, यह आउटफ्लो होगा हमारा। क्या होगा बेटा? आउटफ्लो। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है पॉइंट? बेटा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं करी थी, वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ना, पहली बात तो हमारे एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकती है। एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकती है, लेकिन ये अराइज जो होता है वो ऐसे इवेंट और ट्रांजैक्शन से होता है which are clearly distinct from the ordinary business activities। बात समझ में आई? बिजनेस एक्टिविटीज से हटकर जो हमारे एक्सपेंस और इनकम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। देखो, हमने ना कंपनसेशन पे करा, हाँ जी, हमने कंपनसेशन पे करा है टू द एम्प्लॉइज अंडर वीआरएस। अंडर वीआरएस मतलब वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। मैंने आपको शायद बताया भी था इसके बारे में, याद है? कहां बताया था?
किसको याद है? VRS का मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, नहीं याद है मेरे ख्याल से। चैप्टर नंबर 2 गुडविल, चैप्टर नंबर 2 गुडविल में हमारे पास जब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक पॉइंट था कि हमने कंपनसेशन पे करा है किस चीज़ के लिए? VRS के लिए। तो हमने क्या करा था? माइनस करा था उसको, बट ये ऑर्डिनरी नहीं था तो हमें क्या करना पड़ा था? उसको ऐड बैक करना पड़ा था। ठीक है, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होता क्या है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अधिकतर ना ये वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए काम करता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कभी भी चाहे तो अपनी रिटायरमेंट की एज से पहले कभी भी रिटायर हो सकते हैं। ठीक है, जब वो रिटायर होंगे तो जितना टर्म उनका बचा होगा ना, उतने टर्म के लिए उनको कुछ परसेंटेज सैलरी मिलती है। समझ में आई बात? जैसे 60 इयर्स की एज पे क्या होता है? आदमी रिटायर होता है ना। एक एम्प्लॉई से 42 की बाद बोल दिया कि भैया मैं अब यहाँ पे जॉब नहीं करूँगा, उसने वो छोड़ दिया, कंपनी वो बिजनेस छोड़ दिया, है ना, अगर कंपनी छोड़ दी तो क्या हुआ? 18 साल में जो उसको सैलरी मिलनी थी ना आगे की, वो उसको VRS के टाइम पे मिल जाएगी, यानी रिटायरमेंट के टाइम पे मिल जाएगी। जब वो VRS ले रहा है ना, उस टाइम पे उसको 18 महीने 18 साल की सैलरी सारी नहीं मिलेगी, कुछ परसेंटेज मिलता है कि आगे का अपना वो जिंदगी गुजार पाए। ठीक है, मोस्टली ये केस में कौन देता है? अधिकतर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को तो मिलता ही मिलता है, उनके लिए बनाई गई थी ये स्कीम, है ना। बट आजकल कुछ अच्छी बड़ी प्राइवेट कंपनीज जो हैं या पब्लिक कंपनीज जो हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो कर रही हैं। ठीक है, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम बेसिकली क्या मेरा ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस है क्या? ये जो मेरा खर्चा हो रहा है क्या ये हर साल होता है? कभी कभार होता है। नहीं तो अगर कोई एम्प्लॉई VRS लेगा तो होगा। बात समझ में आई? तो पहली बात तो ये बताओ कि ये जो एक्सपेंस है मेरा, ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए? हाँ जी, कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए। कौन सी एक्टिविटी का? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। सेकंड, हमें क्लेम रिसीव हुआ यार, क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट डैमेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगेंस्ट डैमेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी कि मेरा कोई फिक्स एसेट था, उसका मैंने इंश्योरेंस ले रखा था, है ना, और वो कुछ डैमेज हो गया किसी भी कारणवश, किसी भी चीज की वजह से वो क्या हो गया? डैमेज हो गया, और उसका मुझे क्लेम रिसीव हुआ है, तो मेरी इनकम है। कहीं हर साल होती है? ऑर्डिनरी कॉर्स ऑफ बिजनेस तो नहीं है। कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए। बिकॉज क्या आ गया? फिक्स्ड एसेट आ गया। क्या आ गया बेटा? फिक्स्ड एसेट। थर्ड, पेमेंट फॉर बाय बैक ऑफ शेयर्स। हाँ जी, पेमेंट फॉर बाय बैक ऑफ शेयर्स। समझ में आई बात? बाय बैक का मतलब क्या होता है? जब कंपनी अपने ही शेयर्स मार्केट से खरीदती है, और ये बेटा रेगुलर बेस पर नहीं खरीदती। कंपनी के पास अगर बहुत मेजर प्रॉफिट्स हो रहे हैं ना, तो कंपनी चाहे तो अपनी लायबिलिटी मार्केट से खत्म कर सकती है, कम कर सकती है, खत्म तो नहीं, कम कर सकती है। कैसे कम कर सकती है? हाँ जी, शेयर्स। और इससे बेटर क्या होगा? अगर कंपनी अपने शेयर खरीद रही तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी अपना ओनरशिप परसेंटेज बढ़ा रही है। कंपनी अपना क्या कर रही है? ओनरशिप परसेंटेज बढ़ा रही है। अगर कंपनी के पास अगर फॉर एग्जांपल 56% है, कितना परसेंट है? अगर वो 4% शेयर्स खरीद रही है मार्केट से, तो उसके पास अब कितना रेट हो जाएगा? कितना परसेंट हो जाएगा? 60% होल्डिंग हो जाएगी कंपनी के पास। कंपनी के पास कितनी होल्डिंग हो जाएगी? 60%। बात समझ में आई? तो उसके लिए अगर पेमेंट हो रहा है ना, अगर कंपनी अपने ही शेयर बायबैक कर रही है, उसके लिए पेमेंट कर रही, तो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग का पार्ट है। लेकिन है क्या ये? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्की बात? चलो।
देखो भाई, इसका अब हम लोग एक पॉइंट देख, चलिए बेटा, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है एक बार देखना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट क्या होगा भाई? अगर मेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में कोई एक्सपेंस है, क्या है बेटा? कोई, वो मैंने नेट प्रॉफिट निकालते टाइम क्या करा होगा? उसको माइनस करा होगा। क्या करा होगा बेटा? माइनस। तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा? उसको ऐड बैक करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्लियर? ऐसे ही अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, जो कि मेरी एक इनकम है, वो मैंने नेट प्रॉफिट निकालते टाइम प्लस करी होगी, तो क्या करूंगा भाई? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उसे माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? जैसे एग्जांपल समझना इसका, यहां पर हमारे पास एग्जांपल के अंदर यहां पे 2 पॉइंट गिवन है। एक तो है लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर 1 लाख रुपए है। और एक हमें गिवन है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर दी अबव लॉस 50,000। क्या करेंगे भाई बताओ? हाँ जी, क्या करेंगे? लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर जो है, ये मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, उस पर जो मुझे इंश्योरेंस मिला है वो भी क्या है? मेरा। तो लॉस जो है वो तो एक्सपेंस है, और जो रिसीव्ड हुआ है क्लेम वो क्या है? मेरे लिए इनकम। तो मैंने लॉस को तो माइनस करा होगा, तो यहां पे क्या करूंगा? इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर दूंगा, है ना। और इंश्योरेंस क्लेम मैंने क्या करा होगा? प्लस करा होगा, तो यहां पे करूंगा इंश्योरेंस क्लेम माइनस कर दूंगा बेटा। कोई डाउट? नहीं 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 नहीं, नहीं। क्लियर? कोई डाउट किसी को? बेटा एक समझना बात, अच्छा अपने पास ना यहां पे एक पॉइंट है, ध्यान देना। हमारे पास क्वेश्चन में एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स गिवन है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। हाँ जी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये आपके हिसाब से पहली बात तो टैक्स है, और हम टैक्स को कहां पे लिखते हैं? ऑपरेटिंग में लिखते हैं। कहां लिखते हैं? तो ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT कैश फ्लो के अंदर कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? पहली बात, क्या ये नॉर्मल टैक्स है? क्या ये प्रॉफिट का टैक्स है? क्या नहीं, ये प्रॉफिट का टैक्स नहीं है। DDT का मतलब क्या, पहले ये समझना। ये कंपनी है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है कि नहीं बात? ये डिविडेंड जो है
जो पे करा है कंपनी ने शेयर होल्डर को, ये इनकम किसकी है? किसकी इनकम है? तो इस इनकम पे टैक्स कौन पे करेगा? शेयर होल्डर करेगा। लेकिन क्या ये शेयर होल्डर टैक्स पे करता है? नहीं करता। तो जैसे कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया टीडीएस का, बता था टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे फॉलो होता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसके अंदर क्या होता है, कंपनी को डिविडेंड पे, जो डिविडेंड वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उस पे टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, कंपनी क्या करेगी? कंपनी क्या करेगी बेटा, जितना वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना उस पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों पे करना पड़ेगा? क्योंकि जिसके इनकम है वो तो ये डिविडेंड को छुपा लेगा, वो डिक्लेयर नहीं करेगा कि मुझे डिविडेंड इतना मिला है, उस पर वो टैक्स पे नहीं करेगा। तो बेसिकली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी पे करती है। पहली बात तो कौन पे करता है? कंपनी। और कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा ये? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, है ना। आउटफ्लो है ना बेटा, क्या है मेरा? ये पैसा तो जाएगा ही मेरा, कंपनी के पास से पैसा तो जाएगा। बात क्लियर? तो आउटफ्लो है, माइनस करेंगे हम लोग कहां पर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है बेटा ये। बेटा कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? चलो हाँ जी, एक लास्ट पॉइंट और देखना है हमें यहां पर, और ये पॉइंट जो है वो हमारा टैक्स से रिलेटेड है। ठीक है, चलो भाई समझना ध्यान से यहाँ पे मेरी बात। मेरे पास ना यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स जो है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स वो मुझे गिवन है ₹1,00,000। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने करंट ईयर में, हाँ जी, करंट ईयर में इतना प्रोविजन क्या करा है बेटा, मैंने क्रिएट करा है ना। ये प्रोविजन क्रिएट करा है तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करा होगा, इसको माइनस करा होगा। लेकिन क्या ये मेरा आउटफ्लो है? ये मेरा आउटफ्लो नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको ऐड बैक करना पड़ेगा। बात क्लियर? ये तो पता है आप लोगों को। हमने जो टैक्स पे करा है ना वो करा है 50,000 रुपए। ठीक है, टैक्स ना पे करा है 50,000। तो भैया मैंने यहां पे टैक्स जो है 50,000 पे करा है। वो मैंने करंट ईयर में इसको मैं अपना क्या मानूंगा? आउटफ्लो मानूंगा। क्या मानूंगा बेटा? आउटफ्लो, है ना। आउटफ्लो मानूंगा मैं करंट ईयर में अपना इसको, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है पॉइंट? अब हमारे पास टैक्स पेड या फिर आता है एक रिफंड ऑफ टैक्स। एक तो क्या आता है बेटा? हाँ जी, रिफंड ऑफ टैक्स। फॉर एग्जांपल मेरा कितना यहां पर 20,000 रुपए का रिफंड ऑफ टैक्स है।
क्या है बेटा? 20,000 का रिफंड ऑफ टैक्स। क्या करेंगे उसको हम लोग? क्या मानूं इसको? पहले ये बताओ चलो, इसको क्या मानूं मैं? इसको मानेंगे हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या मानेंगे इसको बेटा हम लोग? और ये मेरी इनकम मानी जाएगी। फिर क्या मानी जाएगी? तो क्या करना पड़ेगा इसको? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करना पड़ेगा। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, है ना? कोई डाउट बेटा किसी को? अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल और है। हमारे पास हमने यहां पे जो टैक्स पे करा है वो करा है 50,000, ठीक है? और जो हमें रिफंड हुआ है ना टैक्स का, रिफंड ऑफ टैक्स जो हुआ है वो हुआ है 40,000 रुपए। कितना हुआ बेटा? 40,000। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर? इन दोनों का नेट लेंगे बेटा। क्या लेंगे? इन दोनों का नेट। यानी कि 50,000 टैक्स पे करा है हमने, माइनस करो 40,000 का रिफंड। तो कितना माइनस करेंगे हम एक्चुअल में? 10,000 बेटा माइनस करेंगे हम लोग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना माइनस करेंगे हम लोग? 10,000। बात क्लियर? ऐसा क्यों? इसका भी रीजन समझो कि हमने रिफंड ऑफ इनकम टैक्स हमने नेट क्यों लिया है। देखो, पहली बात तो ये 40,000 रुपए दो जगह आएगा। एक तो जब हम देखो, एक तो ये आपको ये चीज और सिखाता हूं। हम लोग ना नेट प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं यहां पे ध्यान देना। पहले लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। क्या लिखेंगे बेटा? पहले क्लोजिंग बैलेंस। उस क्लोजिंग बैलेंस में हम लोग पहले अब क्या ऐड करेंगे? कुछ पॉइंट्स है हमें वो ऐड करने पड़ेंगे। और वो कौन से पॉइंट्स हैं? ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है? दूसरा डिविडेंड पेएबल, तीसरा इंटरिम डिविडेंड, चौथा प्रोविजन फॉर टैक्स, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो हमने अपना एक्सपेंस माना था। क्लियर? और इसमें से हम लोग लेस क्या करेंगे बेटा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो हमने अपनी क्या मानी थी? इनकम। नहीं बात समझ में आई? हाँ जी। जो मैं इकट्ठे लिखवाता हूं ना आपको, वो आपको पहले अलग से यहां पे लिखना पड़ेगा। ये क्लियर? ये क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस कर देना। हाँ जी बेटा, कोई डाउट? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और इसके अंदर हमारा रिफंड ऑफ टैक्स भी आता है। क्या आता है? रिफंड ऑफ, जो हमें टैक्स का रिफंड हुआ है वो हमने क्या करा होगा? ऑपरेटिंग यानी कि नेट प्रॉफिट निकालते टाइम उसको प्लस कर दिया होगा ना। क्या कर दिया होगा उसको? प्लस।
तो सबसे पहले मैं उसको माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा उसको? माइनस। फिर देखूंगा कि मेरा नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, फिर देखूंगा मेरा नेट इफेक्ट क्या आ रहा है। कैसे? जैसे कि यहां पे मैंने बताया आपको टैक्स पेड जो है वो कितना था? 50,000, और रिफंड ऑफ टैक्स कितना है? 40,000। तो ये 40,000 ना दो जगह, एक तो यहाँ पे नेट में डालेंगे इफेक्ट में हम लोग, एक तो यहाँ पे नेट इफेक्ट देखेंगे इसका 50 माइनस 40, 10,000 ही हम लोग क्या करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में टैक्स पेड दिखाएंगे। टैक्स पेड हम 50 नहीं दिखाएंगे बेटा, कितना दिखाएंगे? 10,000। कितना दिखाएंगे? बिकॉज मेरा नेट आउटफ्लो कितने का हुआ है? 10,000 का तो हुआ है ना। नेट आउटफ्लो कितने का हुआ है? 10,000 का। नहीं बात क्लियर? कोई डाउट है इसके अंदर? प्रोविजन जो मैंने क्रिएट करा होगा वो क्रिएट करा होगा, वो अलग पॉइंट है। यहां पे हम लोग सिर्फ टैक्स की बात कर रहे हैं। प्रोविजन जो मैंने इस साल क्रिएट करा है वो तो मैंने माइनस करा होगा नेट प्रॉफिट के अंदर, तो मुझे उसको तो ऐड बैक करना ही करना है। वो कॉन्सेप्ट है एकदम अलग। अभी आप समझना किसका कॉन्सेप्ट का? टैक्स पेड और रिफंड ऑफ टैक्स का। अगर हमें ये दोनों ही चीजें गिवन है, टैक्स पेड भी गिवन है और रिफंड ऑफ टैक्स भी गिवन है, तो हम टैक्स पेड पूरा 50,000 नहीं लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 10,000 लिखेंगे। ठीक है। नेट इफेक्ट देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा? नेट इफेक्ट। दूसरा, ये 40,000 रुपए हमने नेट प्रॉफिट में प्लस कर दिया होगा, जल्दी बताओ। नेट प्रॉफिट में प्लस कर दिया होगा ना मैंने उसको। क्या करूंगा यहां से? हाँ जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको माइनस भी करूंगा। दो जगह माइनस होगा ये। एक तो कहां माइनस होगा? यहां पर माइनस होगा, और दूसरा जो टैक्स पे हमने करा है उसमें से भी क्या करेंगे हम लोग? 40,000 को माइनस करेंगे। भाई समझ में नहीं आया बात? ये रिफंड ऑफ टैक्स किस नाम से करेंगे बेटा? रिफंड ऑफ टैक्स के नाम से करेंगे, सिंपल है। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है बेटा पॉइंट? पक्की बात? चलिए, कोई डाउट यहां पे किसी को? तो इसके अलावा ना कोई और एडिशनल पॉइंट नहीं है जो आपके पेपर में अगर आ जाए तो। ठीक है, काफी हद तक मैंने इसमें कवर कर दिया है। एक दो पॉइंट और है, जैसे कि अगर हम बात करें यार, हमें रेंट रिसीव्ड हुआ है बेटा, हमें लिखा हुआ है रेंट रिसीव हुआ है, तो बताओ रेंट रिसीव कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए? मेरी एक प्रॉपर्टी है, उसको मैंने किराए पे चढ़ा दिया और वहां से मुझे रेंट रिसीव हो रहा है। क्या ये ऑपरेटिंग का पार्ट है? ये मेन ऑपरेशन का पार्ट तो है ना, मेरा काम इस चीज का थोड़ी ना है। तो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा बेटा। वहां पे हम ऐड करेंगे इसको। ठीक है, ऐसे कुछ एक दो पॉइंट और होंगे, वो आप इजीली कर पाओगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, 99% जितने पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिए। ठीक है, फॉर्मेट कैसा है? अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, फॉर्मेट क्या होता है। पहले हम लोगों ने क्या करा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, जो हमारे पास प्रॉफिट वगैरह आएगा ना, वो हम लोग वर्किंग नोट बना के करेंगे। ये है वर्किंग नोट। ठीक है, जो हम लोग डायरेक्ट ऑपरेटिंग में लिख दे दिया करते थे ना, वो हम यहां पे अलग से एक वर्किंग नोट बनाएंगे और उसके अंदर ये चीज लिखेंगे। कौन कौन सी चीजें? ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड पेएबल, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। बेसिकली तीन चीजें मान लो, बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो बहुत कम आपको देखने को मिलेगी, रेयर ही है क्वेश्चन में देखने को मिले, बट तीन चीजें ऐसी हैं जो आपको देखने को मिलेंगी जरूर। प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड चाहे कोई सा भी हो, प्रपोज्ड हो या इंटरिम हो, और एक कौन सा? ट्रांसफर टू रिजर्व। ये तीनों चीजें आप अलग से वर्किंग नोट बनाकर, है ना, उसमें आप क्या करोगे? जो आपका नेट प्रॉफिट है ना करंट ईयर का, उसमें ऐड बैक कर दो। क्या कर दोगे? इसको ऐड बैक, और यहां पे लिख दोगे डायरेक्ट। फिर आप क्या करोगे? यहां पे जो चीजें हम लोग ऐड और लेस करते हैं वो करना, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे यहां पर? हाँ जी, टैक्स पेड करते हैं। एक मिनट को, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद क्या आएगा?
टैक्स पेड, टैक्स पेड। भाई बात समझ में आई? बेटा कोई डाउट किसी को? क्लियर है पॉइंट? बस एक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है ना, इसका एक फॉर्मेट है अलग से, बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग क्या रहेगा हमेशा सेम। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप ये तीन चीजें अलग से दिखाओगे वर्किंग नोट में, है ना, वर्किंग नोट में अलग से दिखाओगे तो भी बेटर है, डायरेक्ट आप यहां पे लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? क्लियर है बेटा? कोई डाउट किसी को? नहीं नहीं, अरे यार मार्क्स नहीं कटेंगे, 100 नंबर भी आए हैं बच्चों के, है ना, और वो ऐसे करके आया था जैसे मैंने कराया है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्कूल में एक बार मैडम से पूछ भी लेना कि मैडम अलग से करें या साथ में करें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो मैडम जैसे कहेंगी वैसे देख लेना, आप तुम्हारी मर्जी कर लेना। क्लियर? वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। और अगर आप अलग से लिख दोगे तो क्या प्रॉब्लम है? तीन चीजें तो अलग से लिखनी है आपको। कौन कौन सी जल्दी बताओ? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड इंटरिम डिविडेंड, और तीसरा ट्रांसफर टू रिजर्व। क्लियर? यहां पे हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हो गया? खत्म। 39 से पहले यानी कि 1 से लेकर 38 क्वेश्चंस तक आपको जब भी टाइम मिले आप कर लेना उसकी प्रैक्टिस। सॉल्यूशन आपको नेट पे मिल जाएंगे। लिख के प्रैक्टिस करने की ऐसा जरूरत नहीं है। 38 में से 10-12 क्वेश्चन करना है लिख के प्रैक्टिस, बाकी पढ़ना जरूरी है यार। और कोई भी डाउट आए वो आप मुझसे डिस्कस करना, ठीक है? भाई बैठना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।